मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन कोशिश यही रहती है कि इस कार्यक्रम में हम एक से बढ़कर एक हमारे मेहमानों को ढूंढ करके लाएं, और कई बार इसी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन चलिए, इस बार हमारे साथ हमारे आज के मेहमान आ चुके हैं। हमराही कार्यक्रम, श्रोताओं, आप सब जानते हैं, दिव्यांग दंपतियों की जिंदगी को लेकर के लाया जाता है कि कैसे हमारे दिव्यांग साथियों ने अपने जीवन साथी की तलाश को पूरा किया, समाज का, परिवार का उसमें कितना योगदान रहा, किस तरह वे अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, अपने निजी जीवन में उनकी क्या उपलब्धियां हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इन्हीं सब बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो चलिए आज मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमानों से। स्वागत कीजिए चंडीगढ़ से हमारे बीच में आज जुड़े हुए हमारे मेहमानों का, जिनका नाम है सानिया जैन मैडम और रोमी कुमार सर। तो रोमी जी और सानिया जी, आप दोनों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि रोमी जी, आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है और आप क्या कर रहे हैं आजकल। मैं चंडीगढ़ सेक्टर 31 में एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल कॉलेज के अंडर आता है। रीजनल इंस्टीट्यूट है वो, बेसिकली मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए। तो वहाँ मैं संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ और मैं 100% ब्लाइंड हूँ और मैं वहाँ म्यूजिक टीचर हूँ। और हमारा जो ये स्कूल है, स्पेशली जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। उनको उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कई बच्चे माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, और कई बच्चे सीवियर प्रोफाउंड लेवल के होते हैं जिनको केवल डे केयर में रखा जाता है। और बाकी सबको जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सिखाने की कोशिश करते हैं। काफी पेशेंस रखना पड़ता है, पर फिर भी मतलब रिजल्ट जो है वो लेट आता है, बट आता है और बच्चे सीख पाते हैं और काफी अच्छा अनुभव मैं प्राप्त कर रहा हूँ वहां से। क्या बात है सर। तो काफी चैलेंजिंग लगता है कि ये काम, क्योंकि अलग अलग कैटेगराइज करना और फिर निश्चित रूप से उसमें जो मतलब जो सीवियर डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनके साथ तो काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। कितने साल हो गए आपको? मुझे 10 साल हो गए। अच्छा, और आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई? मेरी एजुकेशन अमृतसर से हुई है। पंजाब का एक शहर है अमृतसर, वहाँ से। और वहाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हमने। बहुत अच्छी बात है। तो ये ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम बाय बर्थ है आपको? नहीं, मुझे बाय बर्थ नहीं है। मैं उस वक्त कोई 8 या 9 साल की उम्र का रहा हूँ जब मुझे सडनली बहुत सीवियर हेडेक हुआ था। अच्छा। तो उस वक्त इतना पता नहीं था, बट बाद में पता चला कि वो माइग्रेन का अटैक था। तो उसकी वजह से जो ऑप्टिक टिश्यू है, आपको मालूम होगा, ऑप्टिक टिश्यू जो देखी हुई चीजों का मैसेज दिमाग तक पहुंचाते हैं, जी जी, वो टिश्यू डैमेज हो गए। और हाँ, तो वो इसलिए मुझे ब्लाइंडनेस हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे ये सफर चला और इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड अमृतसर में मैं एडमिशन लिया और फिर वहीं से सारा चीजें, संगीत और बाकी चीजें सीखने की कोशिश की और अब काफी मतलब हद तक सफलता भी मिली हमें। बिल्कुल, अब तो इंडिपेंडेंट हो गए आप। जी, अब तो इंडिपेंडेंट भी हो गए आप पूरी तरह से। जी जी, बिल्कुल।
तो आपकी फैमिली कहाँ है रोमी जी, मम्मी पापा वगैरह बाकी लोग? हाँ जी, वो भी अमृतसर में है। अच्छा, वो सब अमृतसर में है। हाँ जी, हाँ जी। अमृतसर का विद्यालय सुना है कि बहुत पुराना है शायद ना? जी, वो 1923 का। 1923 का, तो लगभग अब शताब्दी वर्ष है उस विद्यालय की। अगले साल उसका 100 साल का जो पर्व है वो मनाएंगे, वो सब लोगों को हो सकता बुलाए। तो बहुत अच्छा विद्यालय है वो, काफी अच्छी बिल्डिंग है उसकी। अच्छा, बहुत अच्छे, जरूर। तो काफी अच्छी यात्रा रही आपकी रोमी जी। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि सानिया जी आप भी हमारे सुनने वालों को डिटेल में अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्या कर रहे हैं आप और आपको कौन सी डिसेबिलिटी है? सानिया जी। जी, मैं म्यूजिक मिस्ट्रेस हूँ पंजाब गवर्नमेंट स्कूल में, और बहुत सारी जो चैलेंजेस आते हैं क्योंकि सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो साइटेड हैं, और उन्हें जैसे कुछ लिख कर देना है तो बोर्ड का यूज करना वो जैसे पॉसिबल नहीं हो पाता, तब भी उन्हें उस लेवल तक जाकर चीजों को अंडरस्टैंड करवाना और सब कुछ। तो बाकी जो मेरी डिसेबिलिटी है, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, और काफी टाइम तक जैसे 6 मंथ्स तक तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चला था। जब बच्चा जैसे चॉइस को पकड़ता नहीं है तो तब उनका ध्यान गया इस साइड पे कि जरूर कोई प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम थी वो नियर अबाउट 5-6 इयर्स के बाद डॉक्टर को समझ में आई कि प्रॉब्लम थी क्या। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जो रेटिना है उसमें होल है। तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई अंदर नर्व है जो प्रेस हुई है। एग्जैक्टली फिर भी एक्यूरेट क्या है वो किसी को भी नहीं पता। आप तो बेसिकली पंजाब से ही हैं सानिया जी? जी, मैं भी अमृतसर से ही हूँ। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंट। क्या बात है, आप भी पंजाब से हैं। तो आपकी भी फैमिली सारी वही अमृतसर में ही होगी? जी जी जी। ओके, आपकी एजुकेशन वगैरह सानिया जी? जी, मेरी एजुकेशन अमृतसर से ही हुई है, GNDU से, और MA म्यूजिक एंड देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो सारा वो अमृतसर से ही हुआ है। स्कूलिंग भी वहीं से हुई है? स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, मैंने नॉर्मल स्कूल में ही स्टडी की है। अच्छा, चलिए, तो भाई फिर तो मुझे लगता है कि कहानी तो शुरू में आ गई सब। जी, मेरे पापा एक्चुअली हॉस्टल भेजना नहीं चाहते थे पेरेंट्स, फिर इसीलिए मतलब वो कहते थे कि कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए हमारी लाइफ में, तो अपने बच्चे को स्टडी, क्योंकि गर्ल है तो वो नहीं रिस्क लेना चाहते थे कि हॉस्टल भेजने का, फिर इसीलिए उन्होंने मुझे मतलब नॉर्मल स्कूल में ही सारी स्टडी करवाई। तो और कौन कौन था आपके फैमिली? बहुत हार्ड था। आपके फैमिली में और कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे चाचू चाची जी हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, पापा मम्मा। किसी और को भी कोई डिसेबिलिटी रही है ब्लाइंडनेस की फैमिली में? नहीं, किसी को भी नहीं है। किसी को नहीं है जी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की फिर मुलाकात तो काफी पुरानी रही होगी? नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, नहीं, क्योंकि अमृतसर सेम शहर, हम सेम सिटी से थे, नॉन-टू तो थे हम, मतलब मैंने नाम ही सुना हुआ था एक्चुअली इनका, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जैसे मतलब मैं ज्यादा पहले फेमिलियर नहीं थी ब्लाइंड सोसाइटी में, तो वो तो हमें ये हुआ कि जैसे मैंने बताया कि मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ती थी, तो वहां पर तो इवन जब उन्होंने ये 8th क्लास में थी तब बोर्ड के पेपर्स होते थे एक्चुअली, तो तब उन लोगों ने कहा कि ये पेपर्स दे नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं थी, और हमें भी नॉलेज नहीं थी कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन जो है वो कैसे उनके पेपर्स राइटर के थ्रू होते हैं या कैसे, क्योंकि पहले ऑरल ही चलता जाता था सारा, तो वो कहते थे कि हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है तो ये पेपर दे नहीं पाएंगे। अच्छा, तो बट मुझे था कि नहीं, मुझे तो पेपर्स देने ही है बाय हुक एंड क्रुक। तो फिर बस ऐसे हुआ कि कोई पर्सन हमें मिले वहां पर, मिस्टर उपल जी थे, वो हैंडीकैप थे, तो उन्होंने फिर हमें वे दिखाया आगे, और फिर धीरे धीरे जब इनका भी पता चला, मुझे इवन ग्रेजुएशन में पता चला था जाकर, तो फिर हमने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इकट्ठे की थी। बेसिकली हम तभी मिले थे। कितने साल हो गए मैरिज को? 2008 में बीएड की थी लगभग, मतलब 14-15 साल हो गए, मतलब आप लोगों को मिले हुए भी लगभग 15 साल हो गए होंगे अच्छी तरह से।
2012 में हमारी मैरिज हुई थी। अच्छा, 12 में हुई थी और 8 में आप लोग जान पाए एक दूसरे को। हाँ, 8 में हम बीएड करते थे और उसके बाद बीएड करने के बाद वही इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड में मेरी एक छोटी सी प्राइवेट जॉब लग गई थी एज ए म्यूजिक टीचर। मैंने वहाँ काम ज्वाइन किया जी। और तब किसी ने, कोई एडवोकेट थे हमारे नोन टू, तो उन्होंने बातचीत की हमारे पेरेंट्स के साथ, तो कुछ मतलब रिश्ते को लेके, फिर वहीं से बात चली और ये सब कुछ हुआ। और फिर 2012 में मतलब बेसिकली जॉब का भी वेट करना था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो तभी हम इस तरह का स्टेप ले सकते हैं। एक्चुअली बात ये थी कि जैसे मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई जी, तो आफ्टर 6-7 मंथ मेरी जॉब लग गई थी। तो देन मेरे पापा ने मुझसे ये पूछा कि मतलब मैरिज का कैसे क्या है, तो मैंने उन्हें बस ये कह दिया था कि चाहे आप ढूंढ लो जैसे भी आपको लगता है, बट लड़का टोटली ब्लाइंड होना चाहिए। ये मतलब क्यों आपने ऐसा सोचा था सानिया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेम डिसेबिलिटी में हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे थे जहां पर अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो जैसे मान लीजिए एक साइटेड है एक ब्लाइंड है, तो उनमें वो अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना जो है ना वो बेहतरीन नहीं होता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था, तो इसलिए मैंने अपने उन केसेस को देख करके आपने ये मन बनाया, या कहीं ना कहीं जब आपने समझना शुरू किया तो भी आपके मन में यही सब बातें आती थी? समझना भी जैसे शुरू किया चीजों को, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई तो चीजें अंडरस्टैंड करते गए, तो फिर मतलब मेरी विश यही थी कि मैं टोटली ब्लाइंड से ही मैरिज करूं। अच्छा सानिया जी, क्या ऐसे केसेस भी मिले जहाँ पे मतलब सेम डिसेबिलिटी नहीं थी और सक्सेसफुल मैरिड कपल्स थे वो लोग? ऐसे भी मिले आपको केसेस? जी, ऐसे भी बिल्कुल। तो फिर आपने फिर वही क्यों सोचा, आपने यही क्यों सोचा कि भाई गड़बड़ी होती है? मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि इस केस में भी जो ये चीज रहती है ना, कि मैंने भी देखे केसेस काफी इस तरह से, तो उसमें जैसे मान लो दोनों ब्लाइंड पर्सन है, सेम डिसेबिलिटी है दोनों को, जी, तो कभी थोड़ी बहुत बातचीत हुई या कोई जैसे मान लो कोई कुछ भी ऊंच नीच हुई जी, तो वो इतना अखरता नहीं है, ठीक है ना। मतलब कोई भी बात है, कोई घर को लेके या कोई बच्चों को लेके, या कुछ मैंने बोल दिया या उन्होंने बोल दिया जी, अगर एक पर्सन साइटेड है, ठीक है, मतलब वैसे कोई बात नहीं होगी। अगर एक पर्सन साइटेड है तो छोटी सी बात का यही इशू आ जाता है कि मैं साइटेड हूँ वो ब्लाइंड है, या मैं ब्लाइंड हूँ वो साइटेड है। छोटी सी बात पर ये इशू भी आता है ना। चाहे कोई भी, मैंने एक केस देखा था, छोटी सी बात बताने लगा जी, कि केवल वो जो आंटी थे, लेडी थे, वो साइटेड थे और जो ब्लाइंड थे ना, वो उनके हस्बैंड वो ब्लाइंड थे, तो वो केवल वो टीवी के सामने बैठ गए थे। अच्छा, मैं भी वही था, केवल सामने टीवी लगा था, तो टीवी के आगे वो गलती से बैठ गए। तो वो जो आंटी थे वो बोलने लगे जोर जोर से, भी यार जो टीवी आपने तो देखना नहीं, मैंने तो देखना है, आप देख नहीं सकते हो, मैं देख सकती हूँ, आप टीवी के आगे बैठ गए। तो इसी बात की छोटी सी बात थी, और इसी बात को लेकर इश्यू हो गया कि भाई मैं ब्लाइंड हूँ, आपने मेरे से मैरिज की, तो भाई ये बात गलत है, सही है, जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हर फील होता रहता होगा उन लोगों को, हाँ, कि मतलब उनको लगता है कि हम सुपीरियर हैं, साइटेड बंदे को लगता है कि हम सुपीरियर हैं। हाँ, ये कम्प्लेक्स रहता है। अच्छा, लेकिन तो चीज नहीं, रोमी जी, प्रश्न ये उठता है कि हालांकि ये बात ठीक है कि बंदा चाहता है यार सुकून का जीवन हो, टेंशन ना हो लाइफ में, आराम से जिंदगी कट जाए, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम लोगों की जो सुपीरियोरिटी की जो एक भावना है, उसको खत्म भी कहीं ना कहीं करना है ना अपन को। हाँ, नहीं वैसे देखो कि हम आपस में डिस्कस क्या करते थे जी, अब भी करते हैं जी। मतलब देखिए ब्लाइंडनेस तो है, प्रॉब्लम तो है, ये इससे तो कोई मना नहीं कर सकता, ना इससे बचा जा सकता है, ठीक बात। अगर हम दोनों ब्लाइंड है तो हमारी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, डबल हो गई। बिल्कुल सही है जी। हर बात पे अगर मैं पहले अकेला जाता था कोई बात नहीं, टकरा भी गए या कोई नुकसान भी होगा कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे। अगर साथ में वाइफ भी है, वो भी ब्लाइंड है, उसको भी नुकसान होगा, है ना।
उसका कैसे सहन करेंगे? जी या जी वाइफ जी के जी साथ जी जो ब्लाइंड हस्बैंड है उसका नुकसान हो गया, तो वो कैसे जी। सहन करेगी? एक्चुअली जी, शायद जी। प्रॉब्लम तो है। पेरेंट्स भी तो इसीलिए ही रिफ्यूज करते हाँ। हैं ना। हाँ। मेरे पापा इसीलिए तो कहते थे ना कि लड़का या तो Exactly. पार्टली होना चाहिए या फिर वो साइटेड होना चाहिए। पर इसमें एक और चीज आती है कि जी, जैसे जी। एक ब्लाइंड पर्सन्स देखो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, जैसे अलग जी। अलग छोटे मोटे विद्यालय भी होते हैं, बड़े स्कूल भी होते हैं, है ना। जी तो किसी ने नॉर्मल मध्यवर्गीय परिवार से आके अच्छी पढ़ाई कर ली, मौका मिल गया, जी। तो वो यही चाहेगा कि मुझे भी, अगर मैंने एमए बीएड कर लिया तो कम से कम मुझे भी बीए पास या एमए लड़की चाहिए, या लड़की जी। भी सोचती है कि मुझे चाहिए। तो जी। ये भी एक फैक्टर है जी कि जी अगर साइटेड लड़की है तो हमें इस पे ही संतोष करना होगा कि भाई 10वीं पास लड़की मिल जाए पर साइटेड हो। बहुत सारे Actually, केसेस ये नहीं, हैं। पहली बात तो ऐसे ये है कि हैं। कोई करेगा ही क्यों साइटेड नहीं ब्लाइंड होता से है ना, ना। अगर ब्लाइंड पर्सन अगर जॉब कर रहा है लड़का, जी। और वो सोचेगा चलो अगर साइटेड लड़की से शादी करनी तो मुझे 10वीं पास मिल जाए, या ना भी पढ़ी लिखी हो, मेरा घर संभालने वाली हो तो चलेगा। जी 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 तो अगर एक इसमें यह है कि अगर मैंने एमए बीएड किया है तो मैं चाहूंगा कि ब्लाइंड लड़की से शादी करता हूँ, उसने एमए बीएड किया हुआ है, ये भी एक जी। ऑप्शन होती है ना। तो इस तरह से जी। ये जोड़ देते हैं। और दूसरी बात की एक्चुअली थॉट्स भी मिलने चाहिए ना कि बस, अब एक 10th ये बात क्लास सही है। पास बंदा है, एक बंदा एमए बीएड पढ़ा हुआ है, तो आपके विचार कैसे मिलेंगे? आप दोनों की जी। सेम क्वालिफिकेशन है, आप मतलब अर्न कर रहे हो दोनों, तो आपके थॉट्स भी सेम होते हैं। आप अच्छी तरह से इवन अपने बच्चे की केयर कर सकते हो, अपनी केयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को सोच के वैसे तो एक बात ये भी होती है कि जी। मतलब अच्छे जो बुजुर्ग लोग हैं या दार्शनिक हैं, वो ये भी कहते हैं कि एक दूसरे का कोई सहारा बन जाए तो दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। जैसे ठीक कि बात है। अगर कोई लड़की ब्लाइंड है तो उसको साइटेड लड़के से शादी करनी चाहिए, या बिल्कुल। साइटेड लड़के को ब्लाइंड लड़की से शादी करनी चाहिए, और बिल्कुल। जो ब्लाइंड लड़का है उसको साइटेड लड़की से शादी करे तो दोनों का जो एक दूसरे का सहारा हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक बात है ना। ये भी एक थॉट है, बट ऐसा बिल्कुल होता सही। नहीं है एक्चुअली। पर बहुत कम नहीं, होता हम है। लोग जब या- रिसर्च करते हैं, हम लोग रोमी जी जब रिसर्च करते हैं ना, और ये जब फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो सिचुएशन यही समझ में आती है कि ब्लाइंड लड़कियों की दिक्कत ज्यादा है बनिस्बत हाँ। लड़कों के। जी कि नहीं, उसमें देखिए जी। वो हमारी एक सामाजिक समस्या है समस्या है, जी हाँ। कि वो सामाजिक समस्या है। समाज में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं इसी प्रकार की हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं वो सुपीरियोरिटी वाली बात है जो आपने कही ना कि साइटेड हाँ। बंदा अपने आप को सुपीरियर, ऐसे ही जो मेल है, ब्लाइंड हाँ, जो हाँ, मेल हाँ, है, वो बिल्कुल, भी अपने आप को सुपीरियर कहीं ना कहीं समझने की कोशिश हाँ। करता है। तो हाँ। इसीलिए लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं आसानी से आमतौर पर, लेकिन लड़कों को थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहती है, उनको शायद ऐसा मालूम होता है हम लोगों को। समाज में ज्यादा नुकसान तो लड़कियों का होता है ना, चाहे साइटेड हो चाहे ब्लाइंड हो, ब्लाइंड है हो, ना? बिल्कुल। जो पहले दहेज की बिल्कुल। प्रॉब्लम थी या कोई और प्रॉब्लम थी तो लड़कियों को ज्यादा टॉलरेट करना पड़ता है। तो बिल्कुल। इसीलिए लड़की के माँ बाप भी यही चाहते हैं, लड़कियां भी आजकल देखो मतलब पढ़ने लिखने के बाद यही चूज करती है कि हमारा जीवन सही ही होना चाहिए, जीवन साथी कैसा भी हो, मतलब बिल्कुल। कैसा भी हो, मतलब ब्लाइंड हो या नॉर्मल हो, बिल्कुल, तो जीवन सही चलना चाहिए। लेकिन शांति से सुकून से चलना चाहिए। जी, 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 ठीक बात बिल्कुल। है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है आप दोनों के साथ और बड़ा मजा आ रहा है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। कार्यक्रम का नाम है हमराही। हर रविवार को जो कि प्रस्तुत किया जाता है शाम को 5 से 6 बजे तक आप सबके लिए। और इन दिनों हमराही का कार्य आप जानते हैं पंजाब में है भाई। पिछले बार भी हमारे जो मेहमान थे वो पंजाब से ही थे। आज भी सानिया जी और रोमी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ पंजाब से। तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। रोमी जी, आप थोड़ा सा बताएं डिटेल में कि भाई वो आपकी मिलने की जो कहानी है दोनों की, वो कैसे शुरू? हम तो क्या थोड़े सीरियस डिस्कशन पे चले गए जी। हाँ जी, हाँ जी। वो हम खालसा कॉलेज अमृतसर में बीएड करते थे जी। तो बाय चांस सब्जेक्ट भी हमारे सेम ही हो गए, म्यूजिक तो सेम ही था, बिल्कुल। तो लैंग्वेज भी सेम हो गई जी। तो वो फिर हम वहाँ, क्योंकि एक दूसरे की प्रॉब्लम है, वही बात आ गई ना कि ब्लाइंड पर्सन है तो वहाँ हमारी क्लासेस में 50-60 बच्चे नॉर्मल हैं, दो हैं जो सिर्फ ब्लाइंड है, तो कौन प्रॉब्लम समझेगा? बिल्कुल। मैं इनकी प्रॉब्लम समझूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, है ना। जैसे ब्रेल के नोट्स लिखने और एक्सचेंज करने, इसको लेके, या फिर अपना कैसेट के बीच में रिकॉर्डिंग करके कैसेट्स के साथ उस वक्त करते थे, टेप रिकॉर्डर होते थे। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली तो इनको दे दी, इन्होंने कर ली मुझे दे दी,
जी। तो इस तरह से वो सिलसिला चला। तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। मेरा घर जो था वो स्कूल के थोड़ा नजदीक था उसके कॉलेज के। अच्छा। तो कई बार हमने इकट्ठे बैठ के स्टडी करनी। एग्जाम होने तो राइटर का जो समस्या रहती है ब्लाइंड पर्सन्स को कि राइटर कैसे मिले, कैंटीन साथ जाना, गार्डन में साथ जाना, क्यों? नहीं बीएड नहीं वो अच्छा, वो सीरियसली बता रहा हूँ। ओके। नहीं वो उसमें ऐसा जो प्रोफेशनल ये कॉलेज है ना, मतलब एक तो प्राइवेट कॉलेज था जी। तो वहाँ ना काम का बहुत वो टेंशन रहता बर्डन। जी जी जी। और हम लोगों को कुछ ज्यादा ही रहता था। अच्छा। तो 5 o'clock तक स्टडीज चलती रहती थी वहाँ। 9 to 3 होता था कॉलेज, पर हम फिर भी 2-3 घंटे हमें वहाँ लगते थे जी। तो और एक चीज और होती है, म्यूजिक जो म्यूजिक के होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको कुछ बोझ अलग होता है। हमने सैटरडे की जो असेंबली होती थी उसका काम भी करना होता था। अच्छा जी। तो काम बहुत रहा। बीएड ने हमें वाकई में जो जैसे स्टडी करनी चाहिए वो सिखाया, वो सिखा दी, स्कूल याद दिला दिया। तो बल्कि हाँ स्कूल में भी थोड़ी फ्रीडम थी, पर कॉलेज में बहुत अच्छा हुआ कि हमें बहुत मतलब ये स्टडी करने का बहुत अच्छी एक हैबिट होगी, हैबिचुअल हो गए थे हम, कैसे सुबह से शाम तक हम काम करते थे। पर फिर भी मन में था कि चलो कभी बैठते थे जी तो कोई बातचीत नहीं कर पाते थे। तो एक बार मैंने वैसे सोचा, मैंने कहा कभी ना ये बीएड के बाद बैठेंगे आराम से, चाय वगैरह पियेंगे, फिर ठीक से बातचीत करेंगे। जी, कोई बातचीत नहीं होती है, हम किताबों में रिकॉर्डिंग्स में उलझे रहते हैं। हाँ जी। तो खैर वो टाइम नहीं आया, उससे पहले ही हमारे जो नॉर्थ थे उन्होंने बात कर ली। उससे पहले परमानेंट हम लोगों को मिलवाने की व्यवस्था कर दी ऊपर वाले ने। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने पेरेंट्स से ही डायरेक्ट बात कर ली। वो दोनों को ही जानते थे, जो एडवोकेट थे ना, तो वो दोनों के पेरेंट्स को जानते थे। ऐसा भी होता रहा होगा ना कि जैसे भाई क्लास में ये दो ही ब्लाइंड है तो इन दोनों को पास में ही बिठाया जाए हमेशा, ऐसा भी रहता होगा? नहीं, ऐसा हमारी क्लास में लड़कियां अलग बैठती थी, लड़के अलग। अच्छा, लड़कियां अलग बैठते थे। ओके। हाँ। तो उन्होंने जब बात कर ली आप दोनों के पेरेंट्स से, उनको हिम्मत मतलब हो गई बात करने की कि भाई पता नहीं आप लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे? नहीं, पहले उन्होंने हल्का हमें पूछ लिया था कि मतलब भाई ऐसे हम चाहते हैं, तो हमने कोई रिस्पॉन्स हमने दिया नहीं था। हाँ, हमने बोला कि भाई नहीं, आपके चाहने से नहीं होगा जी, तो ये हमारे पेरेंट्स के साथ बात करनी होगी और वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। एक्चुअली बेसिकली हमें कुछ भी गलत रॉन्ग स्टेप नहीं उठाना था, ये हमने ये बिल्कुल फर्म था। हाँ, इसमें तो फर्म थे आप लोग। जी 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 जी। रोमी जी, ये मतलब आपके पेरेंट्स का फिर क्या रिएक्शन था उस समय जब ये बात गई उनके सामने? पेरेंट्स का तो वही पारंपरिक रिएक्शन जो होता ही है कि आप ब्लाइंड हो, कैसे चलेगा, कम से कम लड़की ठीक होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि आपको संभाल सके, घर का काम कैसे देखेंगे, दोनों जैसे हो जाएंगे, है ना, आना जाना मुश्किल रहेगा, डिपेंडेंस और बढ़ जाएगी। तो इस तरह की बातें वो सभी के साथ होती हैं, नॉर्मल बातें हैं ये। तो मेरे लिए रिश्ते भी ढूंढते थे, है ना, नॉर्मल लड़कियों के। तो मैंने हमेशा मुद्दे की बात तो ये है कि जब आपके लिए ढूंढते थे तो फिर उनको भी काफी डिसअपॉइंटमेंट मिलता होगा ना? हाँ, ये तो है। फिर भी तो मैंने उनको वैसे अल्टीमेटली बोल दिया था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छा एक बात और है कि उनको लगता है कि जैसे भाई ब्लाइंड लड़का, उनको अगर लड़का पढ़ भी गया है ना, कि उसने एमए कर लिया, बीएड कर लिया, जॉब के लिए एलिजिबल हो गया, तो फिर भी उनको लगता है कि नहीं, इसके लिए कोई गरीब तो वर्ड मैं गलत यूज कर रहा हूँ, सॉरी, कि कोई मतलब कम पढ़ी लिखी लड़की, कोई बात नहीं, हम ला देंगे तो घर संभालेगी और मतलब बस ठीक है ना। तो इस तरह से उनका रहता है। तो इसी तरह का ये बहुत देखने में आता है, बहुत जी जी, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मध्यवर्गीय परिवारों में ऐसा है, जो रिच फैमिलीज हैं उनमें भी ऐसा ही है, उनमें भी है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, उनमें भी ऐसा है। अब उनकी एक मेरा फ्रेंड, एक फ्रेंड है, उसकी जैसे मैरिज की प्रॉब्लम आ रही, तो वो मतलब इसी तरह से उनकी जो जद्दोजहद चल रही है वो इसी तरह की है। लड़का पढ़ा लिखा है, वो कहता है कि नहीं, मैं कम से कम लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, चाहे ब्लाइंड ही हो, परंतु माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, पढ़ी लिखी ना भी हो, नॉर्मल होनी चाहिए। अच्छा, बताइए। तो ये है, देखिए, जीवन तभी अच्छा हो सकता है कि हम अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे ठीक हैं,
है ना। अदरवाइज तो हम देखते ही हमारे आसपास में कितने लोग हैं, अगर इंटेलेक्चुअल नहीं है तो जीवन नहीं चलता सही से। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप दोनों के फिर पेरेंट्स ने पहले आपस में बात की या पहले अलग अलग आप लोगों से बात की उन्होंने कि भाई आप लोग क्या सोचते हो? नहीं, वो उन्होंने एक बार अपने से बात की, मतलब एक लोग मिले थे, तो बाद में फिर हमसे बात की। एक्चुअली मेरे पापा तो नहीं रेडी हुए थे पहले घर में कोई भी, मतलब उनको यही इशू था कि ब्लाइंड और एक्साइटेड का तो बट फिर धीरे धीरे जैसे मतलब उनका मन बना, हमने उन्हें बताया भी एक दो जनों के बारे में कि इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, टोटली ब्लाइंड पर्सन्स हैं ये। तो फिर उन्होंने पूरा इंक्वायर किया इनके बारे में, इनके स्कूल से, सारी जगह से, तो हर जगह से इनके लिए पॉजिटिव रिस्पांस मिला एक्चुअली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये सबसे ज्यादा मेरे लिए ये खुशी की बात थी। और इवन जब जी, और जैसे हम जब भी किसी के लिए सोचते हैं कि हमें अब मतलब शादी करनी है, तो हम एक अपने माइंड में इमेज भी बनाते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। तो मतलब मेरे मन में भी ये था कि लड़का ड्रिंक ना करता हो, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, लड़का भी वेजिटेरियन हो, तो मतलब ये सारी क्वालिटीज, ये सब कुछ इनमें है एक्चुअली। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। कुल मिला के हर परीक्षा में मैं सफल रहा। कुल मिला के परफेक्ट चॉइस हो गए आप। जी सानिया जी, लेकिन शादी से पहले लड़कियों के मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि भाई हस्बैंड की बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, खाना वाना बनाना, कुकिंग, ये वो, और भी छोटे मोटे जो दूसरे काम है, जॉब भी मैनेज करना, तो ये सारी बातें आपके भी मन में आई होंगी ना? जी बिल्कुल आई थी। और जब हमारी बात हुई फाइनली, जब पेरेंट्स से बात हो गई, सारी बात हो गई, उसके बाद मैंने इन्हें कहा था कि मुझे कुकिंग नहीं आती। मैंने तो ये कुकिंग लॉकडाउन में सीखी है प्रॉपर्ली। ओह माय गॉड जी। तो तब मुझे ज्यादा कुकिंग नहीं आती थी तब। देन ही सेड कि कोई बात नहीं, आजकल तो सारी फैसिलिटीज है, मेड की फैसिलिटी है, सब कुछ है, तो बाकी जो भी था हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सारा कुछ क्लियर कर दिया था कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। तो सारी मतलब शादी के करके ही, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही है सानिया जी, अब शादी के तकरीबन 8 साल तक भी आपको कुकिंग नहीं आती थी, बावजूद इसके आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये थोड़ा मैट्रिमोनियल का काम भी हम लोग देख रहे हैं, तो आज आगे बढ़ने से पहले ही लोग इतने सारे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं, ये आता है, वो आता है, नहीं आता है तो चलिए छोड़िए, कुकिंग नहीं आती है तो खत्म बात। इवन जॉब नहीं, ऐसा इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जी, तो श्रोताओं सुनिए, आप लोग समझिए इस चीज को। मतलब थोड़ी बहुत ही तो मैं कर लेती थी, जैसे चाय बनाना, मैगी बनाना, मतलब जो हम रोटी कहते हैं, नहीं, वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन। यस। जब गुड़िया के लिए हम नीड पड़ी तो फिर मैंने अपने आप सीखी। क्या बात है, आप लोगों की मतलब एक प्यारी सी परी है, मतलब क्या नाम है उनका? हाँ जी, क्या नाम है उनका? ओह माय गॉड, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जी बहुत बढ़िया। हमारे एक वो उसमें आता है ना, अपने मंत्र में आता है ये, जी, महामृत्युंजय मंत्र। यस, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत ही जबरदस्त और बहुत अनोखा नाम। चलिए कहानी इसकी भी कहानी है कोई छोटी सी इसकी? जी बिल्कुल कहानी है कि मैंने जानते हैं कि ये सुगंधिम के बर्थ से 1 साल पहले मैंने नाम सोच लिया था, यही वाला। तो अब जी क्यों सोच लिया था कि हमने 1 साल पहले से मेडिटेशन शुरू किया था इसी मंत्र को लेके, महामृत्युंजय मंत्र डेली हम करते थे जी। तो उसमें सुगंधिम जो ये हमिंग वर्ड है, बेसिकली हमिंग वर्ड्स होते हैं ना, जिनके लास्ट में न म शब्द आते हैं, खास करके संस्कृत में आते हैं, तो ये हमिंग वर्ड्स जो होते हैं बहुत शांति देते हैं जी। तो वो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि भाई हमारे घर तो बेटी ही होगी और उसका नाम सुगंधिम होगा। क्या बात है, वाह। तो
बस इस चीज को लेके हम आगे बढ़े और जैसे भगवान ने चलो हमारी सुनी और देखो बेटी भी हुई, उसका नाम सुगंधिम भी हो गया। और खास बात बताऊं, जब टेवा हमने टेवा बनवाया तो उसमें उन्होंने बोला कि इसका किसी भी अक्षर से नाम रख दो, कोई ABC इसका नाम नहीं है, किसी से भी रख दो, सारा कुछ ओके, तो S से रख लीजिए, इसलिए हमने सुगंधिम भी रख लिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं तो जनरली लोग देखते हैं नामाक्षर वगैरह। जी जी जी, क्या बात है, बहुत 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 खूब, बहुत जबरदस्त। तो कितने साल की हो गई सुगंधिम? अभी हमने फिर सच भी किया, सुगंधिम 6 साल की होगी। अरे वाह, तब तो बहुत ही जबरदस्त, खेलने कूदने लायक है। मतलब होली का असली आनंद बहुत नॉटी है वो। नहीं, वो नॉटी तो है बट हेल्पफुल भी बहुत है। क्या बात है, रियली वेरी हेल्पफुल। अच्छा, अभी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बताइए, आप खुल करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। कि सुगंधिम को लेके, मतलब ब्लाइंड पर्सन्स के बच्चों को लेके बहुत सारी चीजें होती हैं जी। जैसे हमारी बेटी हुई तो एक उसके नानी जी यानी मेरे सासू माँ और मेरी अपनी सिस्टर, ओके, तो दोनों ने मुझे बहुत हमें कन्विंस किया कि ये बच्चा हमें दे दीजिए। अच्छा, ठीक है, कि हम इसको ये मतलब हम इसको पाल देंगे, इसकी पालन पोषण हम कर देंगे जब तक ये 3-4 इयर्स की नहीं हो जाती, मतलब 5 साल की हो जाएगी तो फिर उनका यही कहना रहा होगा कि तुम पाल नहीं पाओगे ठीक से। जी जी जी। जबकि देखो आप सोच देखिए ना कि 5 साल, हमारी शादी को 4-5 साल हो चुके थे, तो फिर भी उनकी सोच नहीं बदली, जबकि हम सब कुछ अपने आप करते थे, सारा इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं थी किसी पर भी। जी। तो फिर मेरे साथ नाराज होने लगे कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, कि आप ये बच्चा हमें दे दो, हम इसको पाल के कम से कम 5-6 साल का करके आपको देंगे जी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमने सोचा कि भाई हमारा बच्चा, तो मैंने अपनी बहन को, बल्कि मैं मजाक करता था, मैंने कहा देखिए आपके पास मेरी बेटी रहेगी, वो तो मुझे मामा बुलाने लगेगी। है ना? सही है, बिल्कुल सही है। तो भाई हमें अपने बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बड़े करना है। जी हाँ, है ना, ताकि वो शुरू से ही हमारी प्रॉब्लम को देखे कि ये भाई ये प्रॉब्लम्स है हमें, तो इनके साथ कैसे टैकल करना है, कैसे सारी चीजें करनी, ऐसे तो उसको पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। अचानक ब्लाइंड पर्सन आते, बिल्कुल तो सही कह रहे हो। हमने उसको भेजा नहीं, हमने बहुत सही डिसीजन, बहुत सही डिसीजन था। यहाँ पर मैं एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ। यस मैम जी, हमने विदाउट मेड, हम दोनों ने ही अपने बेबी की केयर की है, हमने कभी उसके लिए कोई मेड नहीं रखी। और जॉब को करते हुए मैंने, जैसे मुझे CCL मिल जाती थी, फिर मेरे हस्बैंड ने विदाउट पे ली बेबी के लिए, तो स्कूल में ले जाना, मतलब ऐसे कर करके इवन स्टार्टिंग में भी जैसे जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें बच्चे को अपब्रिंग करने में, उसकी अपब्रिंगिंग करने में, तो वो सारा मैंने सीखा अपने मदर से, अपने इन-लॉज से, जो भी मैं सीख सकती थी। तो वो सारा कुछ सीखने के बाद, मतलब यहाँ पर जब हम चंडीगढ़ में आए, ये तब 1.25 महीने की थी गुड़िया, उसके बाद से ही सारी केयर हमने खुद की। क्या बात है, मतलब बड़ा, इवन जब हमारी बेटी को कोई देखता था, जी 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 जी, मुझे बड़ा खुद बहुत मतलब अच्छा लग रहा है ये सारी बातें सुनते हुए, और एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव जो वेव्स है ना, वो मुझे भी मिल रही हैं एक्चुअली। तो श्रोताओं देखिए, आप ये फैमिली आज जिनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, हम 17 सवाल खड़े कर देते हैं शादी से पहले, शादी के बाद, और हमको लगता है ऐसे ये होगा वो होगा, लेकिन अगर हम सोचें थोड़ा सा, अगर हम लोग मनन करें, मंथन करें, चिंतन करें, तो कोई भी मतलब ऑब्स्टिकल आ नहीं सकता लाइफ में। ये आप सानिया जी और रोमी जी को देख करके यकीनन सीख सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM और हमरा ही कार्यक्रम चल रहा है आप सबके लिए, और हमारे मेहमानों को आप सुन रहे हैं। उन्होंने इस हिस्से में अपनी प्यारी सी गुड़िया के बारे में भी बताया। तो श्रोताओं, आपको भी मोटिवेशन अगर मिल रहा हो तो जरूर आप इस प्रोग्राम को सुनते रहिए, ऐसे ही आगे सब तक पहुंचाते रहिए। जी रोमी जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी कहें, अपनी बात कहें। हाँ, बस मैं यही कहना चाहता था कि अगर हमें ना मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि सोल्यूशन तभी निकलते हैं अगर प्रॉब्लम्स हो,
है ना, जैसे हम बीएड करते थे ना तो आर्टिफिशियल क्लासरूम में पढ़ाना पड़ता था। जैसे अज्यूम करके चलना भी ये बच्चे हैं, सभी हमारे साथी होते थे बीएड के, तो अज्यूम कराते थे कि ये बच्चे हैं, कोई 8th के बच्चे हैं, 5th के बच्चे हैं या 10वीं के बच्चे हैं, तो इनको पढ़ाओ। तो वो फील नहीं आता था क्योंकि प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना। तो जब रियल क्लासरूम में जाके पढ़ाते थे तो तब एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स होती वो पता चलता था, फिर अपना दिमाग भी चलता है और टेक्निक्स भी मिलती हैं और हम पढ़ा पाते हैं। तो उसी तरह से जब जीवन में समस्याएं होंगी तो तभी उनके हल ढूंढे जाएंगे, बिना समस्याओं का तो कोई हल ढूंढने नहीं जाता। ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। प्रॉब्लम तो आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन ये थोड़ी इसका मतलब कि आप दोनों पहले ही सोच रहे थे नहीं हम प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों तो शादी नहीं कर रहे भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। रोमी जी, सानिया जी बताइए। जी सानिया जी कुछ जी बेसिकली बात ये है कि जब हम दोनों साथ में हैं तो फिर हम प्रॉब्लम्स को ना इजीली उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मेन बात ये है। तो अब भी देखिए, अब गुड़िया बड़ी हो गई, जैसे उसने ठीक है अपना मतलब उसका वो वाला टाइम निकल गया, लेकिन अब उसकी अलग समस्याएं हैं। उसको पढ़ाना, बिल्कुल वो सारे काम करने, उस देखना उसकी सोसाइटी कैसी है, उसके फ्रेंड्स कैसे आगे, मतलब ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली हमारे साथ चलती जा रही हैं। तो अभी जैसे भी उसको स्टडी करानी होती है, अब अगर बच्चे को ये पता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टोटली ब्लाइंड है, शी नोज वेरी वेल, मैं क्या करती हूँ कि बी माई आईज ऐप है जी। उसको ये डर है कि अगर मैं गलती करती हूँ तो मेरे मम्मा बी माई आईज पर कॉल करके दिखा लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात बताई आपने। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस भी हैं। हालांकि ट्यूशन उसकी लगाई हुई है हमने, बट हमने उसे कभी ये हम दोनों ने ये फील नहीं होने दिया कि वो ब्लाइंड पेरेंट्स का बच्चा है। क्या एक नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छे से रखते हैं हम उसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सानिया जी, वेरी हैप्पी विद अस। सानिया जी, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है जो मुझे लगता है श्रोता लोग भी हमारे सोच रहे होंगे कि आपने बताया आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, तो जनरली लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई कहीं कोई हेरिडिटी ना हो, बाद में बच्चे को भी ये प्रॉब्लम ना हो। इस चक्कर में बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमें जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, मतलब आगे अपनी फैमिली को जिन्होंने बढ़ाया नहीं। तो आप लोगों ने फिर क्या सोचा इसके बारे में, और क्या इस तरह की बातें आप लोगों के भी जीवन में हुई? जी 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 बिल्कुल हुई। और अगर हम ना भी सोचे तो दूसरे लोग भी मतलब हमें एहसास दिला देते हैं कि भाई इस बारे में भी सोचो, राइट? ऐसा भी होता है? बिल्कुल 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 होता है। एक्चुअली हम भी यही सोचते थे कि कहीं बेबी भी हमारा विजुअली चैलेंज ना हो जाए तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जी हाँ। फिर हमें एक डॉक्टर मिले, आई स्पेशलिस्ट। मतलब वो भी जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप अगर किसी साइड पे अच्छा पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी यूनिवर्स भी हेल्प करता है। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स ना। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो हमें एक डॉक्टर मिले ऐसे, हमारे घर पे कोई आया तो वो कूपन देके गया फ्री चेकअप के लिए। यहाँ पे एक आईवे हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे एक फंक्शन भी था और हमें कूपन भी मिला फ्री चेकअप के लिए। तो हमने कहा चलो, चेकअप का तो हमें इतना था नहीं कि आई चेकअप, हमें पता था कि अब ठीक तो नहीं होना, बट हम तो उस फंक्शन के लिए गए थे। तो वहां पर डॉक्टर ने गाइड किया। मैंने जब उन्होंने चेक किया तो हमने कहा कि आपका कोई बेबी वगैरह, आपकी मैरिज को कितने इयर्स हो गए? तो हमने बताया कि ऐसे 5 इयर्स हो गए। तो उन्होंने कहा कि बेबी, हमने कहा कि नहीं, हमारी डिसेबिलिटी है इसलिए हमें ये डर है कि बेबी बिना विजुअली चैलेंज्ड हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो होना है वो हो ही जाना है, आप इस चीज की टेंशन मत लो, बेबी नॉर्मल ही होगा। एक्चुअली उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि आपके पेरेंट्स ब्लाइंड थे क्या? हाँ। तो आप कैसे ब्लाइंड हो गए? तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। तो हमें मतलब बड़ा पॉजिटिव किया उन्होंने। फिर हमारे जो कोलीग्स, स्टाफ मेंबर्स, फ्रेंड्स, वो भी बहुत बड़ा, हमारे पेरेंट्स भी कुछ चलो नेगेटिव जो कई लोग करते हैं, बट पॉजिटिव करने वाले। तो सानिया जी फिर क्वेश्चन ये है कि क्या 5 साल आपने वाकई में इसी वजह से निकाले? जी बिल्कुल करके। ओह माय गुडनेस, हो ऐसे बहुत लोग होंगे ना। एक्चुअली हम सोचते थे कि बेबी नहीं, हम सोचते थे हम बेबी अडॉप्ट कर ले। ओके। तो बट हमें वे ही नहीं पता था कि फिर, क्योंकि ये कारा वेबसाइट से तो बड़ा मुश्किल है
अडॉप्ट करना और ये सब कुछ बहुत झंझट वाला काम है वो। तो खैर ऐसा होना ही था, तो पॉजिटिव ही होना था शायद। वाकई में हेड्स ऑफ, वो डॉक्टर भी अच्छे मिल गए। जी जी जी, टचवुड, आप लोग वाकई में बहुत पॉजिटिव हैं भाई, रियली। जी बताएं सानिया जी। जी, तो बस वही है, हमेशा मतलब यही सोचा है अपनी लाइफ में कि मतलब हमेशा बिलीफ सिस्टम जो है अपना पॉजिटिव रखा है। कोशिश यही की है कि अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो पॉजिटिव रहे। वैसा जैसा बच्चा हमें देखेगा वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो अब सब कुछ उसके लिए हम नेचुरली करना है, उसकी एजुकेशन के लिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि उसे कभी ये फील ना हो कि हम विजुअली चैलेंज्ड है। मतलब हम अगर कभी बाहर भी जाते हैं तो हम कभी अपने बच्चे पे डिपेंड नहीं रहते। मैंने कई विजुअली चैलेंज्ड पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चे को अपनी तरफ खींचते रहेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको ये एहसास करवाएंगे कि भाई हम बहुत डिपेंडेंट हैं, वो है ना। तो मतलब हम ऐसा नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ जिए, उसे ये फील ना हो कि उसके पेरेंट्स ब्लाइंड है। पूरा हम अपना होल्ड भी रखते हैं उस पे। और मतलब जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब तो सब कुछ सीख लिया आपने, इसका मतलब कंप्लीट हो गया आप पूरी तरह से। अभी तो सीख रहे हैं। कुकिंग के साथ साथ पेरेंटिंग भी सीख लिया आपने, और अब सिखा भी सकते हैं। आपका प्रोग्राम जो सुनेगा यकीनन वो यही कहेगा कि बहुत सारे टिप्स दे दिए बैठे बिठाए सानिया जी ने। थैंक यू जी। तो रोमी जी, आप दोनों म्यूजिक से हैं, तो म्यूजिक का कितना असर है सुगंधिम के अंदर? एक्चुअली सुगंधिम का ये म्यूजिक के साथ है तो है, म्यूजिक उसमें नेचुरल है। तो क्योंकि वो बचपन में मतलब खेल कूद का उसका थोड़ा टॉयज की लाइफ है, टॉयज के साथ ज्यादा वो अपना टाइम स्पेंड करती है, तो इसलिए हम भी उसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो होना भी नहीं चाहिए। और कई बार दूसरे बच्चे जैसे आते हैं, हम घर में ट्यूशन वर्क भी करते हैं शाम को, तो दूसरे बच्चे आगे आते हैं, उनके साथ बैठ जाती है, ऐसी बात नहीं, हारमोनियम बजाती है वो, और कई बार तो गाना भी गा लेती है, फ्लूट में भी ब्लो करती है कई बार। तो मैं तबला बजाता हूँ तो कई बार तबला बजाने लग जाती है। मतलब है, उसका रुझान है, बट हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं। अपने आप जैसे उसको समझ आएगा वो जरूर करेगी। भाई देखिए, आप दोनों म्यूजिक फील्ड से हैं। जी, आप दोनों म्यूजिक फील्ड से हैं, रोमी जी और सानिया जी, और अब आप दोनों से हम एक एक कुछ सुने नहीं, तब तक कार्यक्रम हमारा अधूरा रहेगा ये। तो मैं चाहूंगा रोमी जी कुछ सुनाए, 2 लाइनें आप सानिया जी के लिए, फिर हम सानिया जी से भी सुनेंगे। हाँ, मैं सुनाता हूँ जी। क्या बात, वाह। आप इनसे पहले सुनिए, मैं बताता हूँ, इनसे पहले सुनिए आप जी। मैं एक्चुअली मैं गाता भी तो हूँ, पर मैं फ्लूट प्लेयर हूँ, मैं फ्लूट सुनाऊंगा आपको थोड़ी सी। अरे वाह वाह वाह, तब तो और आनंद आ जाएगा, गजब। तो मैं फ्लूट लेके आऊंगा और तब तक आप इनसे सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। सानिया जी कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही आप कि कहाँ म्यूजिक के चक्कर में फंसा दिया बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह। तो जो गीत आपका रोमी जी को सबसे ज्यादा पसंद है, अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कुछ नहीं है? ओके जी, वाह। अगर दूर मंजिल तो क्या, हाँ, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, ला 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 ला, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत ही मतलब फेवरेट सॉन्ग था। अरे हमें ये भी पता लग गया, देखो राज की बात, आपका फेवरेट सॉन्ग जो सानिया जी गाती हैं वो कौन सा है। और इस बीच में आप फ्लूट लेकर के आ गए होंगे, तो फ्लूट भी सीखा है आपने रोमी जी, या शौक है आपका फ्लूट बजाने का? नहीं, मैंने प्रॉपर सीखा है। अरे वाह, क्या सीखा है मैंने। अरे वाह, सुनाइए फिर, आज तो फ्लूट भी हो जाए, पहली बार हमारे हमराही कार्यक्रम में, पहली बार। एक भजन मुझे भी बहुत पसंद है और सानिया को भी बहुत पसंद है। अरे वाह। तो मैं चाहूंगा कि वो भजन में ले करूं।
डेफिनेटली। तो क्या बात मैं 1-2 मिनट ले सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर सर, 2 मिनट ले सकता हूँ ना मैं? जरूर जरूर सर, जरूर जरूर। चलिए मैं थोड़ा सा सुना। बिल्कुल। गीत फिल्म, पुरानी गीत फिल्म, राजेंद्र कुमार माला सिन्हा। जी 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 जी। आपने गीत गाता चलो साथी। भजन है तेरे नैना क्यों भरा। अच्छा। नहीं, गीत फिल्म है, गीत। ओके। उसका एक भजन है, तेरे नैना क्यों भर आए। तेरे नैना क्यों भर आए, वाह जी। लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ है, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर जी। क्या बात है, वाह। तो चलिए मैं थोड़ा सा बजाता हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद। वाह, मजा आ गया भाई, बहुत जबरदस्त रोमी जी। बांसुरी तो बहुत ही कमाल की बजाते हैं आप वाकई में। तो चलो ये बजाना, ये वाली बांसुरी बजाना वैसे भी थोड़ा सा मतलब टफ होता है ना? हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और फिर और लगातार प्रैक्टिस की जाए तो फिर हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आप तो मतलब बड़ी बड़ी ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी बजाए हुए होंगे, ऐसा लगता है सुन करके। हाँ, मैं प्रोग्राम्स में जाता हूँ जी। और अभी पीछे कोविड की वजह से काफी देर हो गई, कहीं गए नहीं, स्टूडियोज में भी नहीं गए, तो मतलब अभी रुका हुआ है ये काम जी। तो बाकी अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, बस वो चलता रहता है। तो रोमी जी, ये मकान आप लोगों का अपना ही है यहाँ पर चंडीगढ़ में? नहीं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन है। अच्छा, गवर्नमेंट अकोमोडेशन। तो सोचा है कहीं बनाने का, या अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं? हाँ, अभी सोच रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं। अभी बेसिकली डिसाइड ये नहीं हो पा रहा कि हम कहाँ ले, चंडीगढ़ में ले, अमृतसर जाएं कि चंडीगढ़ में ही रहें, ये डिसाइड नहीं है। ओके 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 ओके। वाह, चंडीगढ़ जो है अच्छी सिटी है और यहाँ थोड़ा कॉस्टली तो है, ये तो है थोड़ा, ये बात सही है, फाइनेंस का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन आप दोनों की जॉब है तो चीजें थोड़ी इजी हो जाती होंगी, इसलिए। हाँ जी, वो तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात सही है कि चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत सिटी है जी। तो आप दोनों से बात करते करते बड़ा मजा आया। कार्यक्रम का समय भी लगभग हमारा पूरा हो गया और गुड़िया ने भी पूरा साथ दिया कि वो फाइनली, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड कर पाए। तो अब बाद में जब उसको पता चलेगा तो कहेगी ये कब हो गया। नहीं, उसे पता था। अच्छा, उसको पता था? हाँ, उसे पता था कि आज रिकॉर्डिंग करनी है, कल उसने सुन लिया था। अच्छा। तो कहती कि मम्मा मैं सो जाऊं, फिर अब सुला दिया।
हाउ स्वीट, वाकई में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप लोगों का पूरा प्रोग्राम मोटिवेशनल रहा और यकीनन मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को सुन करके भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, अच्छा लगेगा। फिर भी हम चाहेंगे रेडियो मधुबन की ओर से चलते चलते कार्यक्रम के अंत में सानिया जी, आप क्या संदेश देना चाहती हैं स्पेशली ब्लाइंड गर्ल्स को और हमारे मेन स्ट्रीम, क्योंकि रेडियो मधुबन को मेन स्ट्रीम सुनता है इसलिए जी, ये कम्युनिटी रेडियो है जी। मैं यही संदेश देना चाहूंगी सबकी, जितने भी फीमेल पर्सन्स हैं वो एजुकेशन से पीछे ना रहें। एजुकेशन हमारा मेन वेपन है। जैसे एक सोल्जर लड़ने जाता है, अगर उसके पास उसका हथियार नहीं है ना, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा अपनी इस चीज को हमेशा फॉलो करती हूँ। वो वर्क करें, वो एजुकेशन को पीछे ना छोड़ें। अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो सब कुछ हासिल कर लेंगे अपनी लाइफ में जो वो हासिल करना चाहती है। बस मैं इतना सही मैसेज देना चाहूंगी। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने रोमी जी। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे सुनने वालों को अपनी ओर से कुछ कहें, अपना संदेश। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया होता है। डेफिनेटली। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें सब कुछ बिना कुछ खर्च किए मिल रहा है। जी। तो एक तो धन्यवाद का भाव हमें अपने मन में जरूर रखना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, किसी से कम नहीं समझना चाहिए हमें अपने। बिल्कुल, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई कैपेबिलिटी, कोई विशेष गुण सब में होता है, सब में। जी हाँ। तो उसको पहचान के उसको फॉलो करना चाहिए, चेज करना चाहिए। तो हम किसी से कम नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे, सफल हो जाएंगे। क्या बात, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये था आज का हमराही कार्यक्रम। यकीनन आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको पता है कहाँ देनी है प्रतिक्रियाएं? 94-14-15-14-15 पर आप कॉल करें या ईमेल करें info@radiomadhuban.in पर, और रेडियो मधुबन का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सुनते रहें सातों दिन रेडियो मधुबन 90.4 FM और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहें और औरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते रहें। अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक इजाजत दीजिए संदीप त्रिवेदी को, और धन्यवाद कीजिए सानिया जी और रोमी जी का। धन्यवाद दोनों, आप दोनों का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक्स। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।